बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये लेक्चर आप तक पहुँचाने की वो हमें तौफीक अता फ़रमाए और आपको आपके कैरियर्स में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिवोर्स, यानी कि तलाक। देखते हैं कि इस्लाम के अंदर शरीयत में तलाक को क्या हैसियत हासिल है, क्या चीज़ है, इसके लीगल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या मामला हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी सहूलत के लिए इस सब्जेक्ट के नोट्स सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में दस्तयाब हैं। नोट्स परचेज़ करने के लिए हमारा फेसबुक पेज विज़िट करें या फिर हमें ईमेल पर राब्ता करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द हलाल मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के किसी भी शादी को तहलील करने का या ख़त्म करने का ये एक हलाल तरीका है। तलाक जो है वो शादी को ख़त्म करने का एक, याद रहे, हलाल तरीका है। मीनिंग की बात करें तो तलाक का मतलब है रिजेक्शन। रिजेक्शन यानी किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना या एक्सेप्टेंस से इनकार कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा इस सिनेरियो में। डेफिनेशन अगर इसकी बड़ी सिंपल सी देख लें तो तलाक मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मैरिज, के शादी के बंधन से आज़ादी का नाम तलाक है। फॉर्म्स की अगर बात करें कि क्या क्या हालात हैं या क्या क्या शक्लें हैं जिनमें तलाक दी जा सकती है, दो फॉर्म्स हैं। एक ओरल फॉर्म में ज़बानी कलामी भी तलाक दी जा सकती है, मुंह से बोलकर, जैसा कि आमतौर पर सुनने में आता है। दूसरी है रिटन फॉर्म की तलाक के लिख कर भी तलाक दी जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तलाक कौन दे सकता है और क्यों दे सकता है। हु एंड वाई कैन गिव तलाक। तलाक कौन दे सकता है, क्यों दे सकता है। हस्बैंड दे सकता है और विदाउट एनी रीज़न दे सकता है। याद रहे तलाक और खुला में फ़र्क है। खुला औरत लेती है और उसमें उसको रीज़न बतानी पड़ती है। शोहर यानी कि हस्बैंड वो तलाक देता है, वो प्रोनाउंस कर सकता है, ही कैन गिव दैट इन अ रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म विदाउट एनी रीज़न, बग़ैर कोई वजह बताए। उस पर कहीं पर भी ये चीज़ बाउंड नहीं है वो इस बात का कि वो बताए कि मैं इस वजह से इसको तलाक दे रहा हूँ। बस इन अदर वर्ड सिंपल समझना चाहें अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझने की हद तक, तो वो ये है कि वो कह सकता है मेरा दिल नहीं चाह रहा इसके साथ रहने का, बस ख़त्म हो गई बात। ही इज़ नॉट बाउंड टू गिव एनी रीज़न। वेज़ की बात कर लेते हैं। पहले हम अपने फॉर्म्स की बात की है कि किन किन अंदाज में या कौन कौन से तरीक़ों से तलाक दी जा सकती है, तो वो दो थे। अब वेज़ की बात करते हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं या कौन कौन सी सिचुएशंस हैं या सिनेरियोज़ हैं जिनके थ्रू तलाक हो सकती है। पहला पॉइंट है कि बाय हस्बैंड एट हिज विल, के शोहर अपनी मर्ज़ी से तलाक दे सकता है, बस उसके दिल चाह रहा था उसका उसने दे दी। दूसरा पॉइंट है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, के शोहर और बीवी की आपसी रजामंदी के नतीजे में तलाक हो सकती है कि दोनों इस नतीजे पर पहुँचें कि नहीं हम इकट्ठे नहीं रह सकते, साथ नहीं चल सकते, सो इट इज़ बेटर टू एंड दिस रिलेशन, तो उस सूरत में भी हो जाएगी। तीसरी है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, के कोर्ट भी ड्यू टू सम ग्राउंड रियलिटीज़ और फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस, कुछ वजूहात ऐसी हो जाती हैं कि कोर्ट ये ऑर्डर दे देती है कि अब तलाक हो गई, ठीक है।
खुला और तलाक में फ़र्क है, याद रहे। यहाँ पर एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि अगर किसी का शोहर लापता हो गया 7 साल तक और पता भी नहीं चला क्या वो ज़िंदा है या मर चुका है, तो ऐसी सूरत में मैरिज डिसोल्यूशन का जो ऑर्डर है वो कोर्ट पास कर सकती है बीवी के हक़ में। ज़ाहिर है वो लटकी तो ना रहे ना। लीगल इफ़ेक्ट्स की अगर अब बात कर लें कि तलाक के नतीजे में क्या होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली चीज़ तो ये है कि जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। शादी का जो निकाह का जो बंधन था या जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट जाता है। सेकंड पॉइंट, कोहैबिटेशन बिकम्स इलीगल। फिर तलाक होते ही मियाँ बीवी जो कि एक दूसरे के लिए निकाह के बाद लिबास की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, तलाक के बाद बिल्कुल वो एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाते हैं, अजनबी हो जाते हैं। उनका एक साथ रहना इल्लीगल हो जाता है, यानी गैर कानूनी हो जाता है। इसीलिए इस पॉइंट की अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जाए तो वो ये है कि आजकल जिस तरह माशरे में देखने में आ रहा है कि लोगों को पता नहीं चलता और वो बेखबरी में अपनी बीवी को तलाक दे चुके होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके या कोई ऐसा एक्ट करके जिसके नतीजे में निकाह ख़त्म हो जाता है। इवन देन दे डोंट नो, उनको पता नहीं होता और वो साथ रह रहे होते हैं, जो कि ना सिर्फ शरई तौर पर गलत है बल्कि कानूनी तौर पर भी इल्लीगल है, गैर कानूनी है, मना है। अगला पॉइंट है कि तलाक की सूरत में डॉवर बिकम्स इमीडिएटली पेएबल, कि अगर कोई हक़ुल महर अदा करना बाकी था तो तलाक की सूरत में वो फौरी तौर पर अब पे करना पड़ेगा शोहर को। याद रहे हमने डॉवर की काइंड्स में देखा है कि 2 काइंड्स हैं डॉवर की, एक प्रॉम्प्ट या इमीडिएट होता है और एक डेफर्ड होता है। जो इमीडिएट होता है डॉवर वो तो ज़ाहिर है उसी वक्त पे कर दिया जाता है बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, लेकिन जो डेफर्ड डॉवर है जो बाद में देना था, जिसको हम हरफ आम में गैर मुअज्जल के नाम से जानते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ गैर मुअज्जल नहीं है, मुवज्जल है। दैट मीन्स डेफर्ड विच इज़ टू बी पेएबल आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और इन एट एनी फ्यूचर टाइम, किसी भी वक्त बाद में दिया जाता। तो तलाक की सूरत में वो फौरी तौर पर पेएबल हो जाएगा, वो फ़ौरन देना पड़ेगा शोहर को। अगला पॉइंट, इंटरकोर्स बिकम्स इलीगल। अब जाहिर है जब रिश्ता ही ख़त्म हो गया तो वो सारी बातें ख़त्म हो गई, तो अब दोबारा वो एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए, जिस तरह निकाह से पहले थे, शादी से पहले थे, एक दूसरे के लिए हराम हो गए। निकाह के थ्रू हलाल हुए थे, अब चूँकि निकाह ही ना रहा तो हराम हो गए। जब हराम हो गए तो एक दूसरे की तरफ देखना भी हराम हो गया, बात करना भी हराम हो गया और इंटरकोर्स करना भी हराम हो गया। कानून की नज़र से बात करें तो इलीगल हो गया, गैर कानूनी हो गया। इसके साथ साथ म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी कम्स टू एन एंड। तलाक की सूरत में जो मियाँ बीवी का एक दूसरे की विरासत में हिस्सा था वो ख़त्म हो गया। यानी कि निकाह की सूरत में इस तरह से होता है कि अगर शोहर मर जाए तो उसकी जायदाद में से बीवी हकदार होती है अपने हिस्से के मुताबिक, और अगर बीवी मर जाए तो उसकी जायदाद में से शोहर हकदार होता है अपने हिस्से के मुताबिक। लेकिन अगर तलाक हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, तो फिर जो म्यूचुअल राइट था इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी में वो भी एंड हो गया। तो कंक्लूड करते हैं एंड पर इस चीज़ टॉपिक को कि तलाक जो है वो हलाल तरीक़े में से एक है, शादी को ख़त्म करने का एक जायज़ तरीक़ा है, लेकिन जायज़ कामों में अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा काम तलाक है। और याद रहे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोच समझ कर शादी की जाए ताकि तलाक से बचा जा सके, अदम बर्दाश्त ना हो, एक दूसरे को समझना चाहिए, टाइम दें, स्पेस दें, एडजस्ट करने की कोशिश करें। और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसा अमल ना किया जाए जिससे निकाह ख़त्म हो जाए और आपको पता भी ना चले। यहाँ पर एक हदीस कोट करना ज़रूरी है कि कुर्ब क़यामत में शोहर अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। वो ये है बेसिकली कि अल्फाज कुछ ऐसे इस्तेमाल करते हैं लोग कि मैं तेरा हिसाब कर देता हूँ, तुझे फ़ारिग कर देता हूँ, या मेरी तरफ़ से तू फ़ारिग है, मेरी तरफ़ से तू आज़ाद है। अब डायरेक्टली तो ये तलाक नहीं दी उसने, लेकिन ये अल्फाज ऐसे हैं जिससे निकाह पर असर हुआ। तो ऐसे अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल किए जाएं। एक और बड़ा मसला पाया जा रहा है कि लोग बाद में गुस्से की हालत में तलाक दे बैठते हैं, फिर मुफ्तियों से फतवे
ढूंढते हैं जाकर कि जी किसी तरह जो है ये हमारा बचाएं। तो बात यह है कि तलाक हमेशा गुस्से की हालत में ही दी जाती है, खुशी से तो कोई नहीं देता। तो इस्लाम ने मर्द पे ये ज़िम्मेदारी डाली है कि वो गुस्से की हालत में भी अपनी ज़बान को काबू में रखे ताकि उसके मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकलें जिससे उनकी शादी पर कोई असर पड़े। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हलाला का। ये सेटल्ड चीज़ नहीं है हलाला कि तलाक दे दी फिर किसी से निकाह करवा दिया हलाला के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, क्योंकि जब आप किसी और के साथ निकाह हलाला के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे तो वो हलाला कम और मुत्ता ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बन जाएगी, जो कि इस्लाम में मना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पर पाबंदी लग चुकी है। लिहाजा हलाला जो ये पहले से सेटल्ड हलाले का तरीका है ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए बेस्ट ये है कि सोच समझ के शादी की जाए, सोच समझ के रहा जाए और तरीके से चला जाए ताकि तलाक से बचा जा सके। और माशरे में जितनी बुराइयां पैदा हो रही हैं तलाक के नतीजे में, या आजकल जो रेशो बढ़ चुकी है आदम बर्दाश्त की वजह से या नॉन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की वजह से, इन चीज़ों से बचा जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप तक हम पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। फिर भी अगर कोई बात मज़ीद पूछनी रह गई हो या कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं brilliantlawcollege@gmail.com पर, या हमें फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं facebook.com/brilliantlawcollege। इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल हैं, मज़ीद तैयारी के लिए आप नोट्स भी ख़रीद सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।